हाँ सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई जा रही हैं और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से यहां पर अब आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है। योगी सरकार को घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। अगर पूरे विपक्ष की बात की जाए, सपा, बसपा, कांग्रेस योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उसी उपचुनाव में जीत हासिल करने को लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस लगातार सरकार के सामने सवाल उठा रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव को लेकर अपनी सियासी जमीन को पक्का करने की कोशिश कर रही है। सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम जनता का आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला था, क्या वही समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी को मिलेगा? उसी समर्थन को हासिल करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि क्या वाकई में जनता का समर्थन हासिल करने में यहां पर आम आदमी पार्टी कामयाब होगी? इसी पर जो है विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की CYSS के प्रदेश महासचिव अंकित परिहार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है अंकित जी आपका लोकमंच पर। अंकित जी, कितनी तैयारी के साथ जनता के बीच पहुंच रही है आम आदमी पार्टी? जी सर, जैसा आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और BSP कांग्रेस जी, इनको जनता ने अवसर दिया है, इन्हें बहुमत में आने का मौका दिया है। लेकिन इसके बाद 2012 से 2017 में जब अखिलेश जी की सरकार थी, तो सिर्फ जब चुनाव के पहले 2017 में बोलते थे कि उत्तर प्रदेश का काम बोलता है। लेकिन दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और दिल्ली वालों ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, तो दिल्ली का काम बोला नहीं, दिल्ली का काम दिल्ली वालों के लिए और जब दिल्ली वालों ने दिल्ली चुनाव के परिणाम आए तो वो आपको पता है और एक ऐतिहासिक परिणाम आए। आपने एक प्रश्न किया कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को ध्यान में रखते हुए संगठन को लगातार गतिविधियों को बढ़ा रही है और उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव लड़ने का फैसला ले रही है। ठीक है सर, लेकिन किन तैयारियों के साथ अंकित जी, किन किन तैयारियों के साथ, किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए सर, आम आदमी पार्टी जनता के बीच में सिर्फ 3-4 मुद्दों को लेके हम लोग जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में पहले तो रोजगार की बात करते हैं जी, दूसरी बिजली की बात करते हैं, तीसरी शिक्षा की बात करते हैं, वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, शिक्षा मित्र हैं जो परमानेंट नहीं, हम उनके लिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की बात को लेके हम लोग उनके बीच में जा रहे हैं। आने वाले जो समय में जो पंचायत इकाई के जो चुनाव हैं, आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, प्रदेश प्रभारी जी ने कहा है कि 2020-21 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। सर आप सुनिए, जैसे अभी आपने कहा कि किन लेके जाएगी, आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए और उन गांव में आप देखिए, चाहे स्कूलों की समस्या हो, चाहे जूनियर स्कूल की समस्या हो, चाहे कन्या माध्यमिक स्कूल हो और चाहे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज किसी कस्बे में है, ना अच्छे टीचर हैं। अगर अच्छे टीचर हैं तो अच्छी प्रयोगशालाएं नहीं है, अगर प्रयोगशालाएं हैं तो पुस्तक लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, समय पे प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं और जिन्हें विश्वास में रखा 2017 में उत्तर प्रदेश का मित्र, और उनको के लिए संकल्प पत्र में भारतीय जनता ने रूप से कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, पहली कैबिनेट की मीटिंग में अगर फैसला होगा तो उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का होगा। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश में शिक्षा में जब से 2017 से अब तक सरकार बनी, मैं आंकड़े निकाल के बैठा हुआ हूं, करीब 428 शिक्षा सुसाइड कर ली। मैं उनके मुद्दों को लेके मैं जाऊंगा। ठीक है सर, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और योगी सरकार को उन्हीं की कमियों को उजागर कर उनकी कमियों को सामने रखते हुए घेरने की यहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी जनता के बीच पहुंच रही है अपनी सियासी जमीन को पक्का करने के लिए, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा और बीजेपी का अपना एक जनाधार है, तो फिर आम आदमी पार्टी पर जनता यकीन कैसे करेगी सर? देखिए सर, हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता से हम ये नहीं कहते कि आप हमें चुनिए। हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपके घर में बिजली आ रही है, आपके घर में पीने का पानी है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बूढ़े माँ बाप को दवा मिल रही है, आपके यहाँ कोई जो मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी है? आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए सर, आप कहीं पे भी अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो पिछड़ा मध्यम वर्ग का परिवार है। आज उत्तर प्रदेश में मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में मिल रही है। आज आप उत्तर प्रदेश एक सबसे ज्यादा किसान भाई यहाँ जाना है, 60 से 70% की जो आबादी वो ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो चुनाव है जो 2020 में हो रहा है पंचायत इकाई का, आप किसानों की मैं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में सरकार आई तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो बनारस से सांसद हैं वो हर दिन कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन सर लगातार किसान हितैषी हो रहे तो दावा यहां पर जो है सभी पार्टियां करती रही हैं, चाहे बात कांग्रेस की जाए या फिर बात यहां पर बीजेपी की जाए, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो किसानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा जाता है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता और इसीलिए लगातार किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। तो कौन सुनेगा किसानों की और समस्याओं का समाधान कैसे होगा सर? जी, जब 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले 3 मुद्दों पे वो बोलती थी। अगर वो घेरती थी तो शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, और जब किसानों के बीच में गए और किसान भाइयों से वादा करते थे, संकल्प पत्र में लिखा था, तो जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले 1 लाख रुपए का जो कर्जा किसान ने लिया है मैं उनका माफ करूंगा। क्या हुआ? बिल्कुल है, तो ये जनता के सामने है कि आखिरकार हो क्या रहा है। बिल्कुल जी उत्तर के युवा ने उत्तर प्रदेश के हर सरकारी कर्मचारी ने, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को किया और जब वोट दिया तो 325 सीटों से इन्हें प्रचंड बहुमत की सरकार थी। जब 325 सीटों से इनकी सरकार बनी, आज 2017 से लेके अब तक के आंकड़े अगर सर निकाल लिए जाएं तो सबसे ज्यादा अगर किसानों ने हत्या की है, 2800 किसानों ने आत्महत्या की है। बिल्कुल, लेकिन अंकित जी यहाँ पर सवाल सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है। जहां जहां पर जिन राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है वहां पर भी किसानों की दुर्दशा खराब हो रही है। जो घोषणा पत्र होता है वो एक घोषणा पत्र ही रहकर क्यों रह जाता है सर? उन मुद्दों पर काम क्यों नहीं होता जिन मुद्दों को जनता के सामने रखा जाता है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता का वोट मांगा जाता है? क्यों भूल जाती है फिर सरकार बनने के बाद? आप सुनिए जी, उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे हों, मैं आपको किसानों के मुद्दों को लेके बता रहा हूं जी। देश में एक ऐसा किसानों को लेके एक बिल संसद में लाया गया, अगर उस बिल का सबसे पहले अगर विरोध किया था
और पूरी मई से विरोध किया था, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया था। और उनके साथ सिर्फ वो अकेले नहीं थे, बहुत से सांसदों ने उनका साथ दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी किसानों के मुद्दों को लेके चाहे कभी साथ हमेशा खड़ी रही है। सिर्फ किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे हों, चाहे अभिभावकों के मुद्दे हों, हर मुद्दे पे हम लोग, अगर उत्तर प्रदेश कोई घटना घटती है, किसी का शोषण होता है, तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का उठता है यहाँ पर अंकित जी, जी बिल्कुल। लेकिन अंकित जी, सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि आखिरकार किसानों की समस्याओं का समाधान कोई भी पार्टी नहीं कर पाती है। आम आदमी पार्टी का किसानों को लेकर और युवाओं को लेकर, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको लेकर रोड मैप क्या होगा सर? देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जी, तो 2020-21 में जो इकाई का चुनाव हो रहा है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जो किसान सोसाइटी होती है, सोसाइटी पे जो खाद, जो बीज आता है, जो कस्बे मंडियां होती हैं, जो वहां बिचौलिए जो देते हैं, जो खाद किसान खाद लेने जाता है, सरकारी रेट से ज्यादा रेट में उसे मिलता है। अगर हमारे प्रतिनिधि जनता चुनती है तो सबसे पहले हमारे प्रतिनिधि वहां खड़े होंगे, उनको आने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होकर उनकी जो भी मदद होगी वो हम लोग करेंगे। सिर्फ किसानों नहीं करेंगे, किसानों के बाद अगर हमारे अगर गांव में प्रतिनिधि जनता चुनती है, अगर किसी एक गांव में हमारे प्रतिनिधि को चुना, उस गांव में बहुत सी समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में अगर अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चों को बाद में खिलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा प्रतिनिधि होगा वो पहले टेस्ट करेगा, उसकी गुणवत्ता देखेगा। ये इस तरह की तो बातें सर सभी पार्टियों के नेता लगातार वो करते रहे हैं, लेकिन जब सत्ता पर जो है पार्टी काबिज हो जाती है तो सब जो है वादे भूल जाती हैं। लेकिन सर, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर आपका क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ तैयारियां है कि आखिरकार जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल सके? आपको मैं याद दिला दूं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब उत्तर प्रदेश आए तो इन्होंने कहा कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम, और उत्तर प्रदेश ने ही नहीं पूरे देश ने प्रचंड बहुमत की सरकार दी, सबसे ज्यादा सीटें एनडीए की आई। और जब सीटें आई तो उत्तर प्रदेश का युवा और पूरे देश का युवा उन पे एक निगाहें टिकाए हुए था कि सबसे ज्यादा अगर हम लोगों को भरोसा है तो मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी हमें रोजगार देंगे। सर, आपने रोजगार की करी, मैं बात कर रहा हूँ कर्मचारी चयन आयोग की, जो लगभग 60 से 65 भर्तियों में भर्तियां कराता है। 2014 से लेकर 2019 तक अभी तक एसएससी की कोई भर्ती नहीं हुई। 2017 में की भर्ती में एक घोटाला हुआ था, जिसके बाद उस समय कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष थे, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा एसएससी के जितने भी प्रतियोगी छात्र थे, उन्होंने इलाहाबाद में आंदोलन किया। इलाहाबाद में आंदोलन जब शुरू हुआ तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए हुआ कि 2013 से लेकर 2017 तक जो भी आपने वैकेंसियां क्लियर की हैं, उनकी सीबीआई जांच करवा दो। सीबीआई की जब जांच के लिए हमने बोला, सर सुनिए, जब प्रतियोगी छात्र बोल रहे थे तो उसमें सिर्फ एक ही शंका हम लोगों की थी कि बड़े बड़े पूंजीवादियों ने, बड़े बड़े नेताओं के लड़कों ने अच्छी खासी रकम देकर एसएससी में अपनी जगह बना ली। लेकिन जो अब एक गांव से आता है, एक 4x8 का 10x6 का रूम लेता है, 4 साल तैयारी करता है, अपनी मेहनत के साथ जब वो परीक्षा देता है और परीक्षा के परिणाम जब उसका परिणाम आता है, परिणाम से वो दुखी नहीं होता, वो कहता मैं आगे से तैयारी करूंगा और अच्छे मेहनत करूंगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आयोग में बैठे सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी
जिन्हें सरकार का ठीक है संरक्षण मिल रहा है, अंकित जी, ये उनके आरोप है, सिर्फ उनकी- तर्क और वितर्क है, उनकी- लेकिन एक जांच का विषय है। अगर जांच होती है तो उसमें सब कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन बात तो जिस तरह से आपने कहा कि 2014 में जब चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, युवाओं से और जनता से बड़े वादे किए जो कि पूरे नहीं। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर से प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, सीएम योगी बने। लेकिन सर, जो अब चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर, क्या लगता है आपको जनता का रुख क्या है? सर मैं एक बार हिंदी में सुन नहीं पाया जी, जिस तरह सर 2014 में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद फिर से चुनाव हुआ, फिर से एक बार फिर से प्रधानमंत्री कुर्सी पर विराजमान हुए नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 2017 में सीएम योगी बने। लेकिन जो वादे किए गए थे सर जनता से, वो पूरे नहीं हुए। पूरा विपक्ष लामबंद है, उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है, जनता परेशान है, रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर, क्या लगता है आपको सर, जनता का रुख क्या है? कितनी सीटें मिलेंगी, या एक बार फिर से जो बड़ा झटका जो है बीजेपी को लगेगा यहां पर? सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद 2017 में इनको मौका क्यों दिया, 2019 में फिर इनको मौका क्यों मिला? सर, मैं देश में आक्रोश था, बेरोजगार युवा सड़क पे था। लेकिन जब बेरोजगार युवा सड़क पे होता है तो आज की जो पत्रकारिता, जो देश का चौथा स्तंभ मानी जाती है, उनको नहीं दिखाया जाता। अभी लॉकडाउन के दौरान देश में लगभग 3-4 लाख जेईई और नीट के जो परीक्षार्थी थे, और 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, और यहाँ तक कि 40 से 45 लाख जो एसएससी के अभ्यर्थी थे, कभी मीडिया को नहीं दिखाया। 2019 में एक घटना घटी, और मैं अभी उपचुनाव के बारे में बताऊंगा। 2019 में चुनाव के पहले एक पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमले लेके एक बहुत बड़ा वो देश की मीडिया ने देश को बताया। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, समय लूंगा थोड़ा सा। सर, आप अगर किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे अगर आपके जेब में धारदार हथियार है, तो आप वहां जो मशीन लगी हुई है वो आपको बता देगी कि इसके पास धारदार हथियार है, और आपको वहां के जो जीआरपी स्टाफ होगा वो आपको उठा लेगा। लेकिन इसमें 1 क्विंटल आरडीएक्स आता है, एक बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला जाता है, और वो जो गाड़ी आती है जिसमें वो आरडीएक्स होता है, उसी गाड़ी से क्यों टकराता है जो बुलेट प्रूफ नहीं होती है, और उससे टकराता है हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन आप किसी रेलवे स्टेशन पे छोटी सी धारदार चाकू लेके आप पकड़ाए जा रहे हैं, लेकिन 1 क्विंटल आरडीएक्स हमारे देश में आ जा रहा है। और उस आरडीएक्स को देखिए, आप इस देश की गंभीरता को देखिए और मीडिया की चाटुकारिता को देखिए सर, कि वो आरडीएक्स आता है, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा कि वो आया कहां से, और जो अधिकारी थे उनके माध्यम सर उसको पूछा गया, सर जो सत्ताहीन पार्टी थी उनसे पूछा गया, क्योंकि सर आतंकवाद किसी के धर्म का नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता, खुद एक आतंकवाद है सर, और वो किसके अंदर पनप रहा है इसको आप और मैं भी नहीं जानते सर। ये पूछा गया और जांच का विषय है सर, उस पर हम कभी फिर जो है डिबेट करेंगे, वार्तालाप करेंगे। लेकिन सर अब जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, सीधा सा मेरा सवाल है कि क्या जनता जो है बीजेपी को झटका देगी, एक बार फिर से वापसी करेगी बीजेपी में? जी देखिए सर, मैं तो सरकार के हर एक अच्छी फैसले के साथ खड़ा हूं, हमारी पार्टी हर एक फैसले के साथ खड़ी है। लेकिन अगर वो आया कहां से, क्या हुआ, इसके बारे में पूछने की जरूरत है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि उपचुनाव को लेकर, बिल्कुल, उपचुनाव का जो परिणाम जनता इनको मौका देगी नहीं देगी, तो सर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में आज जो उपचुनाव हुआ है वो मैं तो हर मतदाता और युवाओं से कहूंगा, आप बेरोजगारी के नाम को देखिए, इनसे रोज इनका प्रतिनिधि अगर आपके बीच में आता है तो इनसे कहिए
कि हमें 13 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की जो आपने बात कही थी, वो रोजगार क्यों नहीं दिया आपने? 2017 से कितना रोजगार दिया? अब रोजगार के नाम पे होना चाहिए, लेकिन ये रोजगार के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। और हमारा जो यकीन है, जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में लगभग जो भी प्रत्याशी रहेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में जो भी परिणाम आएंगे, इनके विपरीत आएंगे। तो क्या लगता है सर आपको, अंकित जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार जो जनता के बीच पहुंच रही है, किन मुद्दों के सहारे और किन मुद्दों के आधार पर जनता का समर्थन मांग रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले तो उपचुनाव लड़ नहीं रही, पहली बात जी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारा जो समर्थन है, हमारा उस प्रत्याशी के प्रति समर्थन है जो किसी पैनल से नहीं, जो निर्दलीय है। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी आए हैं, जिसके पैनल से आए हैं, उन्हें जनता ने मौका दिया है, लेकिन उन्हें जनता को उन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमारी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग ठीक है सर, ये तो जनता जनार्दन होती है सर, और बदलाव भी देश के अंदर लगातार वो देखा जाता रहा है। लेकिन सर, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात की जाए, हाथरस जैसी घटना, उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था की मैं बात करूं, एक घटना बुलंदशहर में घटी, सुबोध सिंह जी को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब हर कोई जानता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जिससे बहुत अच्छे संबंध हैं, वो उनको गोली मारकर हत्या कर देता है। लेकिन जब हत्या हुई, देश सड़कों, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे लोग आए उसके लिए न्याय दिलाने के लिए, मैटर क्या बना? कोई उसे न्याय नहीं मिला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी उनके परिजनों से मिल लेंगे। आज कानून व्यवस्था की बात करें, कानपुर में कोविड-19 के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान 9 नाबालिग बच्चियां प्रेग्नेंट गई। पता कब चला? कि उनका जब कोविड-19 टेस्ट हुआ ये प्रेग्नेंट है। इस बात की जानकारी प्रशासन को थी। जो घटना हाथरस में घटी, हाथरस में उसकी बॉडी को उसके परिजनों को नहीं दिया गया, उस पीड़िता की बॉडी को क्यों नहीं दिया गया? प्रशासन ने अपने ओर से क्यों जलाया? उस समय लोकतंत्र की हत्या हुई, उस बेटी का बलात्कार, उसकी जांच हो रही है सर, टीम को गठित कर दिया गया था, और जो है पूछताछ भी चल रही है, जांच पड़ताल हो रही है। देखना होगा कि आखिरकार कमी कहां रही, प्रशासन की कहां कमी थी, और जो भी दोषी होगा उसको यहां पर सजा जरूर मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए सर। शुक्रिया आपका अंकित जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव को लेकर 7 सीटों पर सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार 7 सीटों पर राज तिलक किस पार्टी का होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।